हमारी सोच हमारी दुनिया को कैसे आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके आसपास न जाने कितनी बातें होती हैं। आज मैं एक ऐसे ही स्रोत, द आर्किटेक्चर ऑफ थॉट एंड यूनिवर्सल अट्रैक्शन के विचारों पर बात करने वाले हैं, और इसमें उस चीज की जड़ तक जाने की कोशिश की गई है जिसे ज्यादातर लोग द सीक्रेट कहते हैं, या आकर्षण का नियम। अब ये कॉन्सेप्ट नया तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर एक शिकायत हमेशा रहती है कि ये मेरे लिए काम नहीं करता। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस स्रोत के मुताबिक वो क्या बारीकियां हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं? क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ ज्यादा है? आपने बिल्कुल सही जगह से बात शुरू की है, क्योंकि लेखक इसी गलतफहमी को सबसे पहले हटाते हैं। उनका तर्क है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं है, ये ऊर्जा के एक बहुत ही बुनियादी नियम पर आधारित है। देखिए, किताब कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। पैसा एक ऊर्जा है, सेहत एक ऊर्जा है, हमारे रिश्ते वो भी एक ऊर्जा है, और सबसे जरूरी हमारे विचार वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली ऊर्जा है। और विज्ञान का नियम क्या है? समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं, वो असल में इसी का एक ब्रह्मांडीय रूप है। ठीक है, ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी वाली बात तो समझ आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मैं दिन भर सोच सकती हूँ कि मुझे लॉटरी जीतनी है, पर ऐसा होता तो नहीं है। तो मेरी सोच की ऊर्जा में और असलियत में वो कनेक्शन कहाँ टूट रहा है? बेहतरीन सवाल। और स्रोत यहीं पर सचेत मन और अवचेतन मन के बीच का जो फर्क है उसे सामने लाता है। आपका सचेत मन वो है जो कह रहा है मुझे लॉटरी जीतनी है, ये एक इच्छा है। लेकिन आपका जो अवचेतन मन है, जो आपकी जिंदगी का आप मानिए 95% हिस्सा चलाता है, हो सकता है वो किसी और ही विश्वास पर काम कर रहा हो। जैसे बचपन से सुना हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ गहरे बैठे विश्वासों पर काम करता है। तो जब आपकी इच्छा और आपके गहरे विश्वास में टकराव होता है, तो जीत हमेशा विश्वास की होती है। तो आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही एक तरह का ग्रह युद्ध चल रहा है। सचेत मन कुछ और चाहता है, और हमारा जो ऑटो पायलट है, हमारा अवचेतन मन, वो उसे होने नहीं देता, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही अलग है। ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है। तो क्या स्रोत ये बताता है कि इस गहरी प्रोग्रामिंग को हम बदलें कैसे? बिल्कुल। और यहीं पर सिर्फ सोचने और सही तरीके से सोचने का अंतर साफ होता है। स्रोत के अनुसार अवचेतन मन को बदलने का तरीका है दोहराव और भावना। दोहराव और भावना? हाँ, मतलब रेपिटेशन और इमोशन। जब आप किसी विचार को बार बार और बहुत गहरी भावना के साथ दोहराते हैं, तो वो धीरे धीरे पुराने विश्वास की जगह लेने लगता है। इसीलिए सिर्फ मशीन की तरह कुछ रटने से काम नहीं होता, आपको उसे महसूस करना होता है। अच्छा। मनोविज्ञान में भी इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से जोड़कर दिखा जाता है। RAS? जी, ये हमारे दिमाग का एक फिल्टर है। ये हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जिन पर हमारा ध्यान होता है। जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिर्फ कमी देखने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग को दुनिया देखने का एक खास चश्मा पहना देते हैं। और इसी से जुड़ी एक बात स्रोत में कही गई है, शिकायत करना बंद करो। क्या ये सिर्फ माहौल को अच्छा बनाने के लिए है, या इसका भी कोई गहरा कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम शिकायत करते हैं, तो हम किस ऊर्जा पर ध्यान दे रहे होते हैं? समस्या पर। बिल्कुल, समस्या की ऊर्जा पर। हम ब्रह्मांड को जोर जोर से बता रहे होते हैं कि मुझे और समस्याएं दो, मेरा ध्यान तो इसी पर है। स्रोत इसे एक दुष्चक्र कहता है। आप शिकायत करते हैं, आपको और समस्याएं मिलती हैं, आप और ज्यादा शिकायत करते हैं। तो इस चक्र को तोड़ें कैसे? एक ही तरीका है, अपना ध्यान जानबूझकर समस्या से हटाकर समाधान पर लाना, या उन चीजों पर जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ठीक है, तो नींव ये है कि अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को समझो और उसे बदलो। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत जिंदगी के दूसरे हिस्सों जैसे पैसा और सफलता पर कैसे लागू होता है। ये जो समृद्धि की मानसिकता या प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट की बात होती है, जो इंसान सच में बिल भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए अमीर महसूस करो की सलाह थोड़ी खोखरी लग सकती है। क्या स्रोत इसे लेकर कोई व्यवहारिक कदम बताता है? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि आप किसी भ्रम में जिएं, वो ये कहता है कि आप अपनी ऊर्जा का केंद्र बदलें। मेरे पास पैसे नहीं हैं पर ध्यान देने की बजाय उन अवसरों पर ध्यान दें जो पैसा ला सकते हैं। अच्छा। या फिर उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास पहले से हैं। देखिए, ये समृद्धि की भावना पैसे के बारे में नहीं है, ये पर्याप्त होने यानी अबंडेंस की भावना के बारे में है।
जब आप कमी की भावना से काम करते हैं तो आप डरे हुए फैसले लेते हैं, पर जब आप पर्याप्त होने की भावना से काम करते हैं तो आप बेहतर और रचनात्मक फैसले लेते हैं। और अवसर भी उसी को दिखते हैं जो उन्हें ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल। और इसी में शायद वो तुलना वाली बात भी फिट होती है, जिसे स्रोत ने जहर कहा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में तो इससे बचना लगभग नामुमकिन सा है। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे ऊर्जा का सीधा साधा गणित है। आपकी ऊर्जा सीमित है। जब आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपनी कीमती ऊर्जा अपनी लेन से हटकर दूसरे की लेन में झांकने में खर्च कर देते हैं। वाह। स्रोत में एक कहानी का जिक्र है जहां एक व्यक्ति अपने दोस्त की नई गाड़ी देखकर दुखी हो जाता है। उसकी सारी ऊर्जा अपनी तरक्की से हटकर दूसरे की सफलता पर चली जाती है। नतीजा? वो हफ्तों तक अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता होगा। बिल्कुल। उसने अपनी ही गाड़ी का पेट्रोल किसी और की रेस देखने में जला दिया। हर किसी का रास्ता और रफ्तार अलग है। तुलना आपकी अपनी यात्रा का अपमान है। अपनी ही गाड़ी का पेट्रोल किसी और की रेस में जला दे मना, ये लाइन तो याद रखने वाली है। अच्छा, ये सिद्धांत रिश्तों पर कैसे लागू होता है? क्योंकि रिश्ते तो भावनाओं और ऊर्जा का सबसे जटिल जाल होते हैं। स्रोत का कहना है कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग खुद से प्यार नहीं करते। ये थोड़ा क्लीशे जैसा लगता है, इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है आत्ममूल्य, मतलब सेल्फ वर्थ की भावना। हम लोगों को सिखाते हैं कि वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। अगर कोई इंसान अंदर से ये मानता है कि वो प्यार या सम्मान के लायक नहीं है, तो वो अनजाने में ऐसे पार्टनर या दोस्त आकर्षित करेगा जो उसके इस विश्वास को सही साबित करे। मतलब वो खुद ही ऐसे हालात बना लेता है। हाँ, वो सीमाएं तय नहीं कर पाएगा, वो ना नहीं कह पाएगा और फिर शिकायत करेगा कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। ये एक आत्मविनाशकारी पैटर्न है। स्रोत कहता है, दूसरों से प्यार की भीख मांगने से पहले आपको खुद को प्यार से भरना होगा, क्योंकि आप वही चीज दे सकते हैं जो आपके पास है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पहले से ही एक मुश्किल रिश्ते में है और फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो क्या ये सिद्धांत उसे ही दोषी ठहरा रहा है कि तुमने ही इसे आकर्षित किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोष के बारे में है ही नहीं। ये शक्ति को वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना है। अगर बाहर कुछ ठीक नहीं है तो हमें अंदर झांकने की जरूरत है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत शक्तिशाली सलाह देता है। प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जी, प्रतिक्रिया आवेग में होती है, गुस्से में होती है, वो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। उत्तर जो है वो शांत मन से आता है, सोच समझ कर आता है और वो आपको शक्तिशाली बनाता है। ये प्रतिक्रिया और उत्तर का फर्क बहुत अहम है और इसका असर हमारी सेहत पर भी तो पड़ता होगा। क्या स्रोत विचारों और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच कोई सीधा संबंध बताता है? वो इसे सिर्फ सीधा संबंध ही नहीं बल्कि आईना कहते हैं। आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं का भौतिक रूप है। लंबे समय तक डर, चिंता या गुस्सा शरीर के ऊर्जा तंत्र को कमजोर करता है, जिससे बीमारियों को जगह मिल जाती है। और यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी विचार दिया गया है। वो क्या? बीमारी से लड़ने की बजाय स्वास्थ्य को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका क्या मतलब हुआ? लड़ने और अपनाने में क्या फर्क है? जब आप कहते हैं मैं अपनी बीमारी से लड़ रहा हूँ, तो आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा बीमारी शब्द पर चली जाती है। और जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। बिल्कुल। इसके बजाय अगर आप अपना ध्यान उत्तम स्वास्थ्य की तस्वीर पर केंद्रित करें, ये कल्पना करें कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान है, तो आप स्वास्थ्य की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप अपने शरीर की कोशिकाओं को ठीक होने का निर्देश दे रहे हैं, लड़ने का नहीं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। और इस बदलाव को रोज की जिंदगी में लाने के लिए क्या स्रोत कुछ आदतों का जिक्र करता है? हाँ, 2 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें बताई गई हैं। पहली, हर रात सोने से पहले दिन में हुई कम से कम 5 अच्छी चीजों को याद करके उनके लिए शुक्रगुजार होना। अच्छा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जी, ये आदत आपके दिमाग को दिन का अंत चिंताओं से नहीं बल्कि सकारात्मकता के साथ करने के लिए ट्रेन करती है। और दूसरी आदत, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो रात को सोने से ठीक पहले के कुछ मिनटों से जुड़ी है। सोने से पहले का समय? उसे इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? क्योंकि उस समय हमारा सचेत मन, जो दिन भर तर्क वितर्क करता है, वो थक कर शांत हो रहा होता है। ये वो पल है जब आपके अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। तो उस वक्त जो भी सोचा जाए वो सीधे बीज बनकर आपके अवचेतन में चला जाता है और रात भर में जड़ें पकड़ लेता है। इसीलिए स्रोत जोर देकर कहता है, अपने शब्द बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
सोने से पहले ये कहना कि आज का दिन बहुत खराब था और ये सोचकर सोना कि कल का दिन बेहतर होगा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चिंता का बीज बो रहा है, दूसरा उम्मीद का। बिल्कुल, करना, आदतें बनाना। लेकिन फिर स्रोत एक बिल्कुल उल्टी बात कहता है, छोड़ देना, लेटिंग गो। ये तो विरोधाभासी लगता है। आप किसी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत करें और फिर उसे छोड़ दें। ये विरोधाभासी लगता है, पर है नहीं। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी और सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। छोड़ देने का मतलब इच्छा को छोड़ना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है उस इच्छा से जुड़ी चिंता, बेचैनी और शक को छोड़ देना। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को कौन सा संकेत भेज रहे होते हैं? आप कह रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि ये मुझे मिलेगा। यह अविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। तो फिर विश्वास का असली मतलब क्या है स्रोत के हिसाब से? इस स्रोत के हिसाब से विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूं बिल्कुल वही होगा। विश्वास का मतलब है जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। ये एक तरह का समर्पण है। इसे ऐसे समझिए, आपने एक रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर किया। अब आप हर 2 मिनट में किचन में जाकर शेफ को नहीं बताते कि नमक कैसे डालना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऑर्डर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपका खाना आ रहा है। छोड़ देना यही है। अपना काम है स्पष्ट रूप से ऑर्डर देना, यानी मांगना, विश्वास करना और फिर आराम से बैठ के उस पल का आनंद लेना। और परिणाम की चिंता नहीं करना। वो हमारा काम नहीं है। वाह, रेस्टोरेंट वाला उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। और जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। शायद यही सबका निचोड़ है। यह चिंता भविष्य की चोरी है और पछतावा अतीत की जेल। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत पर पछताते हैं, तो हम उस एकमात्र जगह से दूर हो जाते हैं जहां जिंदगी सच में घटित होती है। और वो है अभी। जी हाँ, अभी। शांति, रचनात्मकता और अवसर, ये सब सिर्फ वर्तमान क्षण में ही मिलते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये ज्ञान सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे विचारों में वो शक्ति है जो हमारी हकीकत को गढ़ती है। स्रोत इसे 3 सरल कदमों में बांटता है: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं, हमारे जीवन की इमारत के आर्किटेक्ट हैं, तो ये जानना जरूरी है आज हम अनजाने में किस चीज का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम जानबूझकर किस चीज की नींव रखना चाहेंगे।